नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकार संघ ने राज्य पुरस्कार के लिए 5 पत्रकारों की अनुशंसा पर सहमति जताई। सक्रिय कोविड-19 मामलों में कर्नाटक दूसरे स्थान पर, दैनिक परीक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया गया। डीके शिव कुमार ने वित्त मंत्री से मुलाकात की, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मांगा। लोकसभा से 3 और सांसदों को किया गया निलंबित, संसद सुरक्षा में चूक के बाद से विपक्ष कर रहा बवाल। 138 साल पुराने कानून की जगह लेगा दूरसंचार विधेयक 2023, संसद से हुआ पास। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जिला इकाई ने कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की राज्य इकाई की ओर से आयोजित होने वाले पत्रकारों के राज्य सम्मेलन में एंडोमेंट फंड अवार्ड और विभिन्न पुरस्कारों के लिए बीदर जिले के 5 पत्रकारों के नामों की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को जिला प्रेस भवन में आपात बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष डीके गणपति की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार वांगेरी, डॉक्टर अमर एरोलाकार और मौलाना साहब हाजी पाशा का नाम बंदोबस्ती पुरस्कार के लिए राज्य संघ को भेजने का निर्णय लिया गया। इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार गुरुराज कुलकर्णी और रेवण सिद्धैया स्वामी का नाम भी विभिन्न सम्मानों के लिए भेजने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक से पहले एसोसिएशन के जिला महासचिव शिव कुमार स्वामी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक के उद्देश्य से सभी का ध्यान दिलाया। 5 जनवरी 2024 को मैंगलोर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय आम सभा में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के नाम एवं सूची देने एवं आवश्यक दस्तावेज जुटाने हेतु राज्य स्तरीय आम सभा के संबंध में चर्चा की गई। फरवरी में होने वाले राज्य सम्मेलन स्मृति अंक के लिए विज्ञापन एकत्र करने के लिए 9 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। टीम में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया। प्रेस हाउस में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समाचार विभाग में आने वाले समाचार पत्रों के संपादकों और पत्रकारों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संदेश देने का निर्णय लिया गया, भले ही वे मीडिया सूची में पत्रकार हो या मीडिया सूची में नहीं हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर डाक मंडल के डाक विभाग के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन अदालत 29 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे डाक अधीक्षक बीदर मंडल बीदर के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। सेवानिवृत्त डाक कर्मचारियों और डाक परिवार पेंशन भोगियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों के दावे यदि कोई हो, उसकी सुनवाई अदालत में की जाएगी। ग्रामीण डाक सेवकों एवं अन्य को इस अदालत में भाग लेने की अनुमति नहीं है। पेंशन अदालत में उपस्थित होने वालों को कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। डाक अधीक्षक बीदर डिवीजन बीदर ने यह बात बताई है कि अदालत में भाग लेने वाले पेंशन भोगी अपना रिटर्न डाक या ईमेल पते dobeidar.k@indiapost.gov.in द्वारा 28 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार 20 दिसंबर तक कुल सक्रिय कोविड-19 मामलों के मामले में कर्नाटक केरल के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। 20 दिसंबर तक देश भर में 2305 एक्टिव मामले दर्ज किए गए। केरल में 2041 मामले दर्ज किए गए, जबकि कर्नाटक में 79 मामले दर्ज किए गए। हालांकि एक छोटी सी राहत यह है कि ये मामले हल्के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लेने वाले कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि प्रतिदिन किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या में कर्नाटक देश में सबसे आगे है। राज्य प्रतिदिन 1000 से अधिक परीक्षण कर रहा है और शनिवार तक यह 5000 तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ऑक्सीजन, दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति और बेहतर भंडारण सुविधाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अस्पताल में अधिक आईसीयू और बिस्तर स्थापित करने का भी आह्वान किया। गुंडूराव ने विस्तार से बताया कि कर्नाटक ने इन उपायों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और बेंगलुरु में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और राज्य भर में सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता और समर्थन मांगा। वित्त मंत्री को सौंपे एक विस्तृत पत्र में शिव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार एक व्यापक योजना के साथ बेंगलुरु को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में एक बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा, हालांकि हमें विभिन्न एजेंसियों से धन, संसाधनों और समन्वय के मामले में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में शहरी सुरंग सड़क परियोजना के लिए उन्हें 30,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और उन्होंने इसके लिए पर्याप्त धन की मांग की।
उन्होंने मौजूदा मेट्रो लाइनों को राज्य की राजधानी के परिधीय क्षेत्रों और उपग्रह शहरों तक विस्तारित करने पर जोर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री से केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने में उनका समर्थन करने का अनुरोध किया। शिव कुमार, जो बेंगलुरु विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि वे विश्व बैंक के वित्त पोषण के माध्यम से बाढ़ लचीलापन परियोजना की योजना बना रहे हैं। हमने 3000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है, जो आर्थिक मामलों के विभाग के समक्ष है। हम आपसे अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने और WB से फंड जारी करने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक के बाद से लगातार विपक्षी दलों द्वारा सदन में विरोध किया जा रहा है। इसी बीच एक बार फिर से लोकसभा से सांसदों को निलंबित किया गया है। इस बार लोकसभा से 3 सांसदों को निलंबित किया गया है। गुरुवार को लोकसभा से DK सुरेश, नकुल नाथ और दीपक बैज को निलंबित किया गया। बता दें कि DK सुरेश DK शिव कुमार के भाई हैं। नकुल नाथ कमलनाथ के बेटे हैं। दरअसल संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद से लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा खूब हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष की मांग है कि इस मामले पर अमित शाह सदन में बयान दे और इस पर चर्चा की जाए। इस बाबत विपक्षी सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मामले पर बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा से भी कई सांसदों को निलंबित किया गया था। बता दें कि इससे पहले शीतकालीन सत्र के दौरान पहली बार 14 दिसंबर को सांसदों को निलंबित किया गया था। 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित किया गया। इसके बाद 18 दिसंबर को लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 19 दिसंबर को लोकसभा से 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और अब 21 दिसंबर को एक बार फिर लोकसभा से 3 सांसदों को निलंबित किया गया। इस तरह लोकसभा से कुल 98 और राज्यसभा से 46 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। यानी दोनों सदनों को मिलाकर कुल 144 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। देश में 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को निरस्त कर नया कानून बनाने के लिए लाए गए दूरसंचार विधेयक 2023 को सांसद ने बृहस्पतिवार को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे एक दिन पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र बहुत कठिनाई वाले दौर में था, लेकिन पिछले 9.5 वर्षों में इसे वहां से बाहर लाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र पर घोटालों की कालिख लगती थी, लेकिन आज यह उदीयमान क्षेत्र बना है। उन्होंने कहा कि भारत में दूरसंचार की सुविधा देने वाले टावरों की संख्या बढ़कर 25 लाख हो गई है, जो 2014 में 6 लाख थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरसंचार क्षेत्र के प्रति विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता पहले 1.5 करोड़ थे, जो आज 85 करोड़ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण दुनिया में सबसे तेज गति से 5G यहां लागू किया गया और इसके लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया वह भारत में बने हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कई सुधारों की जारी रखा गया है और इसके द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक में उपभोक्ताओं को केंद्र में रखकर और उनके हितों को ध्यान में रखकर कानून में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से सिम हासिल करता है तो इसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। इसी तरह के प्रावधान फोन नंबरों के अन्य दुरुपयोगों के लिए किए गए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दोबारा समन भेजा है। हालांकि बार बार समन भेजे जाने के बावजूद भी केजरीवाल अब तक ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। अब केजरीवाल के इस रवैये पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बेशर्म तक कह दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। केजरीवाल पर भड़कते हुए भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा
कि 2 नवंबर को ईडी ने शराब नीति घोटाले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को समन किया था। हाल फिलहाल में हमने 2 घोटाले देखे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इंडी गठबंधन को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है। 350 करोड़ रुपए से अधिक नकदी की गिनती की गई थी और वो शराब का पैसा था जो कांग्रेस सांसद धीरज साहू की आवाज से निकला था। उन्होंने कहा कि जहां तक केजरीवाल के शराब मामले का हिसाब किताब है तो अभी तक गिनती जारी है। फिर भी अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी को देखिए, आज भी भाग गए जैसे वे 2 नवंबर को भागे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है, अतः इसे वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी ईडी का समन गैर कानूनी है। वहीं इससे पहले अरविंद केजरीवाल 20 दिसंबर को 10 दिन की छुट्टी लेकर विपश्यना केंद्र के लिए चले गए। वाराणसी के जिला सत्र न्यायालय में ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे के मामले में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। सर्वे की रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष ने ईमेल के जरिए सर्वे की स्टडी रिपोर्ट की मांग की है। इससे पहले हिंदू पक्ष ने भी ईमेल के जरिए रिपोर्ट प्राप्त करने की अर्जी लगाई है। 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट में सर्वे की स्टडी रिपोर्ट पेश किया था। एएसआई ने सील बंद लिफाफे में सर्वे की रिपोर्ट पेश की थी। वहीं प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद एम समूह के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बुधवार को कहा कि ज्ञानव्यापी के मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मौलाना मदनी ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, ज्ञानव्यापी मामले में मस्जिद की कमेटी उच्चतम न्यायालय जाने की तैयारी कर रही है और जहां तक मैं जानता हूं उन्होंने कुछ वकीलों से बातचीत भी कर ली है। इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद की प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का संकेत देते हुए मंगलवार को कहा था, कोई भी चीज तश्तरी में सजाकर नहीं देगी और आखिरी सांस तक कानूनी लड़ाई लड़ेगी। हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूलवाद की पोषणीयता और ज्ञानव्यापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी 5 याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा कि वर्ष 1991 में जिला अदालत के समक्ष दायर मुकदमा कायम रखने योग्य है और यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत वर्जित नहीं है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने आज संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। इस मार्च के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि सदन सही तरीके से चले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार ये नहीं चाहती कि सदन चले, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे सांसदों को जातिवाद पर लाया है। लोकतंत्र में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों की भावना को सदन में बताना पार्लियामेंट के मेंबर का कर्तव्य है। संसद में जो घटना घटी उसी मुद्दे को हम लोकसभा और राज्यसभा में उठाना चाहते हैं। हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्यों संसद की सुरक्षा में ऐसी सेंध लगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, लेकिन न तो गृह मंत्री ने बताया और न ही प्रधानमंत्री ने सदन में कुछ कहा। खड़गे ने आगे कहा, वे कभी अहमदाबाद में तो कभी रेडियो और टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में कुछ नहीं बोलते हैं। कानून के मुताबिक उन्हें सदन में आकर बात रखनी चाहिए। ये निंदनीय है। यह विशेष अधिकार का मामला है। हम लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर से लगातार मांग कर रहे हैं कि पीएम और गृह मंत्री सदन में जवाब दें।
संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना के बाद सरकार ने अब पूरे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को सौंपने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद भवन परिसर के सर्वेक्षण का निर्देश दिया ताकि व्यापक आधार पर सीआईएसएफ सुरक्षा और दमकल शाखा की नियमित तैनाती की जा सके। केंद्र सरकार के मंत्रालय की सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ की सरकारी भवन सुरक्षा जीबीएस इकाई के विशेषज्ञ और वर्तमान संसद सुरक्षा टीम के अधिकारियों के साथ सीआईएसएफ के अग्निशमन और बचाव अधिकारी सप्ताह के अंत में सर्वेक्षण शुरू करेंगे। सूत्रों ने बताया कि नए और पुराने दोनों संसद परिसर और उनकी संबंध इमारतों को सीआईएसएफ के व्यापक सुरक्षा घेरे में लाया जाएगा, जिसमें संसद सुरक्षा सेवा पीएसएस, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सांसद ड्यूटी समूह पीडीजी के मौजूदा घटक भी मौजूद होंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। हालांकि कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि उत्तर कोरिया को अभी तक परमाणु मिसाइलें हासिल नहीं हुई हैं। इसी बीच सोमवार को उत्तर कोरिया ने 5 महीनों में अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। किम जोंग ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई दुश्मन उसे परमाणु हथियार से उकसाता है तो वह परमाणु हमला करने में नहीं हिचकिचाएगा। जानकारी के अनुसार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण में शामिल सैनिकों की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि देश की यह नीति है कि दुश्मन देशों द्वारा उकसाए जाने पर परमाणु हमला करने में हिचकिचाया नहीं जाएगा। उत्तर कोरिया में पिछले वर्ष से परमाणु हथियारों के परीक्षण में तेजी आई है और देश के नेता किम जोंग उन कई बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दे चुके हैं। हालांकि कई विदेशी विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया को अभी तक सक्षम परमाणु मिसाइलें हासिल नहीं हुई हैं। उत्तर कोरिया ने सोमवार को 5 महीनों में अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अमेरिका दक्षिण कोरियाई बैठक का हवाला दिया। अमेरिका में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले हाल के समय में कई बार सामने आए हैं। पहले अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर जापान तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद एक और हेलीकॉप्टर न्यू जर्सी में पाइनलाइन्स के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। दुर्घटना से जुड़े सबूतों की तलाश लगातार जारी है। अधिकारी काम में लगातार लगे हुए हैं। यह हेलीकॉप्टर एक न्यूज चैनल का था, जिसमें बैठे पायलट और फोटोग्राफर की मौत हो गई। दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पत्रकार संघ ने राज्य पुरस्कार के लिए 5 पत्रकारों की अनुशंसा पर सहमति जताई। सक्रिय कोविड-19 मामलों में कर्नाटक दूसरे स्थान पर, दैनिक परीक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया गया। डीके शिव कुमार ने वित्त मंत्री से मुलाकात की, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मांगा। लोकसभा से 3 और सांसदों को किया गया निलंबित, संसद सुरक्षा में चूक के बाद से विपक्ष कर रहा बवाल। 138 साल पुराने कानून की जगह लेगा दूरसंचार विधेयक 2023, संसद से हुआ पास। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।